स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज अपन नया यानी कि नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक यूनिट और रह गई है ना, लेकिन अपन स्टार्ट कर रहे हैं अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना यूनिट होगी अपनी ये, यानी कि अपना चैप्टर होगा, नया चैप्टर होगा मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, है ना। अपन देखेंगे जब अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जब अपन ने 11th 12th से स्टार्ट किए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ना, है ना, उसमें क्या होता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है उसके बारे में तो इतना नहीं पढ़ते, लेकिन उसकी ज्यामिति, रंग, उनके बारे में इतना पढ़ते थे अपन। अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज देखते थे। इसमें क्या करने वाले हैं अपन, उसके मेटल और लिगेंड के बॉन्ड देखने वाले हैं कि किस तरीके से उनमें बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, किसकी वजह से स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सी थ्योरीज काम में आने वाली है, वो सब देखने वाले हैं। ओके, तो आज स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर होगा मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। यानी कि मेटल और लिगेंड, आपके जब मेटल देखते हो और एक लिगेंड, यानी कि इनके बीच में बॉन्डिंग देखनी है। इन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए अनेक प्रकार की विधियाँ आई गई है। विधियाँ आती है जैसे कि अब मेथड्स आते हैं, जैसे कि अपने पास वीबीटी आई है, फिर आपके एससीएफटी आती है, फिर एमओटी आती है, एलएफटी आती है। इस तरीके से अलग अलग प्रकार की विधियाँ आती हैं जिनमें क्या होता है कि मेटल और लिगेंड के बॉन्ड की प्रॉपर्टी की बात की जाती है कि इनके बीच में किस तरीके का बॉन्ड बनेगा, यानी कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, लेकिन ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है या नहीं होता है, क्या सभी आपके जो भी मेटल्स है वो लिगेंड के साथ इंटरेक्ट कर पाती है या नहीं कर पाती है, किस तरीके से इंटरेक्ट कर पाएगी, उनकी ज्यामिति किस तरीके की होगी, क्या रंग आएगा उसमें, और क्या स्पिन होगी उसके अंदर, और क्या उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी, वो सब आज अपन देखने वाले। फर्स्ट मेथड होता है आपका वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। देखो, इस थ्योरी में केवल आपको कमियां देखनी है कि इसकी कमियां जानना जरूरी है। जब आपको इसकी प्रॉपर्टीज पता है तो आप इनकी कमियों को आसानी से ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि देखो इसमें नाम से वीबीटी थ्योरी क्या होती है, आपके नाम से ही इसमें पता चलता है इसकी कमियों के बारे में कि कितने प्रकार, इसमें कितनी कमियां हैं इसके अंदर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मतलब है कि वैलेंस यानी कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। तो नाम से इसमें कमी को पता चल जाती है अपने को कि ये केवल संयोजकता इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यानी कि आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स है, उनको एक्सप्लेन करती है, ना कि उनके और इलेक्ट्रॉन्स को। क्या और इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते। जब मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है, जब मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है तो उसमें क्या आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो ही पार्टिसिपेट करते हैं, या जो और अदर इलेक्ट्रॉन्स है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते। क्या उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उनकी ज्यामिति पर इफेक्ट आता है या नहीं आता है, क्या उसके कलर पर इफेक्ट आता है या नहीं, और कलर आ रहा है तो किसकी वजह से कलर आ रहा है ना। तो पहले अपन इसकी कमियां अच्छाइयां देखते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मतलब होता है संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता है कि जो आपके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संयोजकता कहा जाता है ना, उन्हीं से जो आपके बॉन्ड बनेगा उसे हो गया अपना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो जब मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है तो इनमें देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कौन है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लिगेंड कौन सा, यानी कि आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है लिगेंड के पास, या मेटल के पास कमी होगा। क्या इसमें लुईस एसिड कौन सा होगा, लुईस बेस कौन सा होगा। देखो, जब जब मेटल और लिगेंड के पास कोई मेटल होता है आपका, अपन पढ़ रहे हैं केवल ट्रांजिशन मेटल्स की, यानी कि जो आपके डी ब्लॉक के मेटल्स हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, यहाँ अदर मेटल्स पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि मेटल और लिगेंड का बॉन्ड तो क्या होता है, आपके पास कोई भी मेटल हो सकती है, वो एस ब्लॉक की मेटल भी हो सकती है आपके, और एफ ब्लॉक के भी मेटल हो सकती है, पी ब्लॉक के भी हो सकते हैं, किसी भी हो सकते हैं, लेकिन केवल अपन यहाँ डिस्कस करेंगे वो होगा आपका ट्रांजिशन मेटल, यानी कि डी ब्लॉक के जितने भी मेटल्स हैं उनके बारे में देखेंगे, और जो उनके साथ जो इंटरेक्ट हो गए लिगेंड उनके बारे में देखेंगे। ओके, तो आपके अगर लिगेंड की प्रॉपर्टी देखा जाए तो 3 प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं, है ना, क्योंकि थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसकी केवल कमियां हैं आपके कोर्स में तो, लेकिन बेसिक इंट्रोडक्शन है कि लिगेंड कितने प्रकार के होंगे। लिगेंड्स बेसिक आपके 3 प्रकार के होते हैं। ओके, क्योंकि लिगेंड्स की जब तक प्रॉपर्टी नहीं पता होगी आप नहीं बता सकते कि मेटल के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा। तो आपके लिगेंड होते हैं 3 प्रकार के। फर्स्ट होता है आपके उदासीन लिगेंड,
उदासीन लिगेंड होता है। दूसरा होता है आपके अम्लीय, या अपन कह सकते हैं अगर आयंस में जाए तो उदासीन, तो यहाँ हो गया आपकी ऋणायन लिगेंड। और थर्ड हो गया आपके धनायन लिगेंड। धनायन लिगेंड्स बहुत रेयर केस में पाए जाते हैं। आपके ऋणायन और उदासीन लिगेंड मोस्टली बहुत ज़्यादा मिलते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में। जब डी ब्लॉक के एलिमेंट के कॉम्प्लेक्स की बात की जाती है तो अपन अगर लिगेंड्स कंसीडर करते हैं तो या तो उदासीन करते हैं या ऋणायन लिगेंड कंसीडर करते हैं कि यही लिगेंड होंगे। देखो एक बात है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जब भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाता है वो आपके 6 मैक्सिमम 8 तक हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 8 तक के ये बॉन्ड बनाती है, यानी कि कोई आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता होगा। लेकिन जब आपके मान लो 12, 13, 14, 15, 18 तक के कोऑर्डिनेशन नंबर हो तो वो केवल आपके ए ब्लॉक के मेटल्स ही बना पाते हैं इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आपके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, आपके जो मेटल होगा वो लिगेंड होगा। लिगेंड की संख्या के आधार पर यह अपन बोल सकते हैं कि कितना डोनर साइट होती है, या कह सकते हैं मेटल और लिगेंड में कितने बॉन्ड बने हैं, यानी कि मेटल टू लिगेंड इंटरेक्शन को अपन बोलते हैं कि ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जो एक्स होगा वही आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अपन ये कंसीडर करते हैं आज तक, है ना। तो यहाँ क्या होता है जब ट्रांजिशन मेटल्स की बात की जाती है तो मैक्सिमम क्या 6 तक पढ़ते हैं अपन नॉर्मल कंडीशन में सब, लेकिन कभी कभी 8 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्म करते हैं आपके ट्रांजिशन मेटल। लेकिन आपके कोर्स में केवल 6 नंबर तक की कोऑर्डिनेशन है कि मैक्सिमम, यहाँ अपन मैक्सिमम मिनिमम बता सकते हैं कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6, 4, 5, 3 ये कॉम्प्लेक्स अपन यहाँ पढ़ते हैं मेटल और लिगेंड्स के बारे में। और जब आपके 12, 13, 14 के कॉम्प्लेक्स की बात आती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 18 वाला, कोऑर्डिनेशन नंबर 18 है, मान लो किसी भी कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 18 है, तो वो आपको ये आइडिया लगाना होगा कि ये कौन सा मेटल हो सकता है, आपके ए ब्लॉक के मेटल्स हो सकते हैं कि क्योंकि वो ही फॉर्म कर पाते हैं इतने कोऑर्डिनेशन, यानी हायर कोऑर्डिनेशन नंबर आपके ए ब्लॉक बना पाते हैं, जबकि लो कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्स आपके डी ब्लॉक बनाते हैं। ओके, तो अपन पढ़ रहे हैं पहले लिगेंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि लिगेंड्स आपके कितने प्रकार के हो सकते हैं, 3 प्रकार के हो सकते हैं आपके, उदासीन लिगेंड, ऋणायन लिगेंड और धनायन लिगेंड। उदासीन का मतलब होता है कि उसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रलाइज है। ओके, जब किसी के पास चार्ज नहीं है तो मेटल के साथ लिगेंड किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा, वो आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा। ओके, जैसे कि आपके पास CO उदासीन लिगेंड है ना, CO के पास क्या है, ये डबल बॉन्ड बना लिया और इसमें क्या हो गया, आपके पास कार्बन के पास लोन पेयर रह गए, ये हो गया, और एक हो गया आपके PS3, ये भी क्या है, उदासीन लिगेंड है। एक NH3, ये भी उदासीन लिगेंड है। मोस्टली जो कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हैं अपन जो इन्हीं के होते हैं, या तो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स हो गए आपके, जितने बहुतायत मिलते हैं आपके, जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। ओके, तो उदासीन के अंदर आपके CO, PS3, NH3 ये हो गए। और अगर ऋणायन कॉम्प्लेक्स की बात करें अपन कि ऋणायन कॉम्प्लेक्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो जिनके ऊपर आपके चार्ज लगा हुआ होगा उन्हें अपन ऋणायन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे हेलोजेंस, कंप्लीट हेलोजेंस के ऊपर अगर माइनस चार्ज लगा दो तो आपके वो ऋणायन कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। ओके, और धनायन की बात आती है कि तो जैसे धनायन के कैसे हो जाएगा, NH2 प्लस NH2। ओके, ये हो जाएगा आपकी, इस पे प्लस चार्ज लगा दो, डबल बॉन्ड प्लस प्लस। ओके, तो ये हो गए आपके धनायन लिगेंड्स। तो लिगेंड्स को अपने अगर अपन कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे कि कौन से कॉम्प्लेक्स अपन पढ़ने वाले, तो केवल ये 2 कॉम्प्लेक्स के बारे में अपन पढ़ने वाले। अब बात आती है कि BBT क्या बता पाती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड किस तरीके से बनेगा। देखो, जब BBT से किया जब अपन BBT से भी किसी भी कॉम्प्लेक्स की व्याख्या करते हैं तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज की व्याख्या करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी व्याख्या करते हैं अपन कि उसके अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग कैसे होगी, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे किसी भी ऑर्बिटल्स में, वो किस तरीके से भरे जाएंगे। सेकेंड बात आती है कि आपके उसके अंदर देखा जाएगा कि उसके अंदर हाइब्रिडेशन कैसा होगा, यानी कि संकरण किस
इस तरीके का होगा, है ना, वो देखा जाएगा। फिर उसकी ज्यामिति ज्ञात की जाएगी। ज्यामिति आपके मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसके लिए 2 प्रकार की ज्यामिति पॉसिबल है, वर्गाकार है या चतुष्फलकीय है, या क्या दोनों एक टाइम पे हो सकती है, दोनों पॉसिबल है, एक कॉम्प्लेक्स में दोनों पॉसिबल है या नहीं है, ये देखेंगे। ऑक्टाहेड्रल है तो उसके अंदर 2 प्रकार के कंसीडर किया जाता है कि विकृत अष्टफलकीय या अष्टफलकीय है। देखो 2 प्रकार, विकृत का मतलब होता है जैसे अष्टफलकीय अपना, है ना, अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स है, मेटल हो गया। किस तरीके से बनाया जाता है, देखो मेटल इस तरीके से, जैसे कोई बीच में मेटल रख रखा है मैंने, तो उसके ऊपर क्या होगा, एक लिगेंड होगा, नीचे दूसरा लिगेंड होगा। अब जो आपके पास में बॉन्ड होंगे, यानी कि 4 मेटल हो रहे आपके, 4 लिगेंड हो रहे, तो वो तो 2 तो आपके सामने की तरफ होंगे, है ना, प्लेन द अबव होंगे, और 2 प्लेन के बिलो होंगे, है ना, 2 प्लेन के पीछे। तो इस तरीके से बनाए गए। 2 तो अपने पास ये मान लो ये प्लेन में हो गए, और जो प्लेन के पीछे होते हैं उन्हें अपन डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया आपके प्लेन के बिलो, और ये हो गया प्लेन के अबव। ओके, तो इस तरीके से अपने पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। ऑक्टाहेड्रल में किसी ज्योमेट्री पूछी जाए कि अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति बताइए, तो ये ज्यामिति इस तरीके की सी होती है। अब देखो इसमें बॉन्ड का आपको बॉन्ड एंगल एक तो याद रखना है कि इसमें बॉन्ड एंगल कितने प्रकार का होता है। तो इनमें अगर अपन मान लो मेरे पास ये बुक है, ये बुक है ना, यहाँ बीच में मेटल है, बीच में मेटल रहेगा, ऊपर एक लिगेंड रहेगा, नीचे एक लिगेंड रहेगा ना, ऊपर भी लिगेंड है एक नीचे है, एक लिगेंड यहाँ हो गया, एक लिगेंड यहाँ हो गया। जो ये दोनों कोने आपको दिख रहे हैं वो आपके आगे आपकी तरफ दिख रहे हैं, यानी कि आपको आगे की तरफ दिख रहे हैं, और जो 2 लिगेंड 2 कोने हैं पीछे वाले वो मेरी तरफ है ना। तो अपने पास 8 लिगेंड 6 लिगेंड हो गए, एक ऊपर एक नीचे, एक ये एक ये एक ये, तो 6 लिगेंड। अब अपने पास प्लेन में देखा जाए तो ये जो आपके पास नीचे वाला, ये ऊपर वाला और जो नीचे वाला मेटल, और तीनों तो क्या होंगे आपके प्लेन में होंगे, यानी मेटल और 2 लिगेंड आपके प्लेन में है मान लो, और 2 क्या है आपके आगे। अब इनमें से आपको बताना है कि बॉन्ड एंगल कितने का है। देखो यहाँ अगर मैं रख देती हूँ इस लिगेंड का बॉन्ड है, तो अगर मैं इस जो ये लिगेंड रहेगा, समझने की कोशिश करना, 3D के अंदर इमेज कर रहे हैं अपन, ओके, तो थोड़ा 3D में इमेज करके देखना कि आपको इस तरीके का हो सकता है। तो अगर मेरे पास ये लिगेंड है, मैं कोई पेन ले लेती हूँ, इस तरीके से यहाँ कोई ये लिगेंड है, तो इनमें इस लिगेंड और जो आपकी तरफ एक कोना आ रहा है उसकी तरफ बॉन्ड एंगल कितने का होगा, 90 का होगा, इन 90 डिग्री का आपको दिख रहा है। और अगर इस लिगेंड को इस कोने की तरफ देख रहे हैं तब भी 90 का ही दिख रहा है, और इसको और इस पीछे वाले को देख रहे हैं तब भी 90 का ही दिख रहा है, और जो पीछे है उसको भी 90 का बॉन्ड एंगल ही दिख रहा है, यानी कि 90 डिग्री एंगल का बॉन्ड एंगल आपको दिखता है। लेकिन जब इस लिगेंड और जो नीचे वाला लिगेंड है जो नीचे जा रहा है, इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितने होगा, 180 का होगा बॉन्ड एंगल। ओके, तो इस तरीके से अपन अगर बॉन्ड एंगल पूछा जाता है किसी कोई, अपन देख रहे थे कि बॉन्ड एंगल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना तो बॉन्ड एंगल में क्या होता है कि इनके पास में मैंने बताया कि आपके जैसे पास आपके पास जैसे कोई ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, आपके पास क्या होगा, आपको देखो टेट्राहेड्रल के लिए तो बताया जाए कि 109 का बॉन्ड एंगल पाया जाता है ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसमें क्या होगी, आपको देखने में थोड़ा ऐसे लगेगा कि इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितने का होना चाहिए, 60 का होना चाहिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें ये बॉन्ड आपके प्लेन में नहीं होते हैं, वो आपके प्लेन के 2 बॉन्ड तो प्लेन के आगे होते हैं और 2 बॉन्ड आपके प्लेन के पीछे होते हैं। तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो क्या होगा, यहाँ से देखा जाए अगर एक मिनट, अगर एक लिगेंड अपना ऐसे है तो इनके बीच में कितने का होगा, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा, और इसके बीच में वो क्या होगा, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होगा। तो इस आधार पर अगर बॉन्ड एंगल्स की बात की जाती है तो क्या होगा, आपके पास इसमें कितने का है, 90 डिग्री का होगा, और इसमें भी कितना है, 90 डिग्री। अगर और इसकी भी बात की जाए तो है तो प्लेन में, चाहे आगे से देखो चाहे पीछे से देखो, तब भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होगा। ओके, ये हो गया 90 डिग्री का। लेकिन जब आप इस लिगेंड की जो प्लेन में लिगेंड है इसकी बात की जाती है तो इनमें क्या होगा कि सीधा लिगेंड आपके से इस तरीके से मेटल यहाँ लगा हुआ है, तो इनमें देखा जाए तो 180 का होगा, तो इनमें हो गया आपके 180 का बॉन्ड एंगल। और अगर इसमें और इसमें देखा जाए, है ना, तो ये क्या है आपके पीछे की तरफ है, तो कितने का हो सकता है आपके, अगर देखा जाए इनमें तो 120 का होता है इनमें। ओके, 120 का बॉन्ड एंगल पाया जाता है। ओके, और अगर इसमें और इसमें देखा जाए तो आप
डिग्री का बॉन्ड एंगल पाया जाता है। ये हो गई ऑक्टाहेड्रल की। जैसे अपन वीबीटी के अगर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, वीबीटी के अंदर मोस्टली अपन 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स की बहुत ज़्यादा व्याख्या करते हैं। अगर देखा जाए तो अपन टेट्राहेड्रल की करते हैं और ऑक्टाहेड्रल की करते हैं। टीबीपी की अपन बहुत रेयर केस में करते हैं, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स बहुत रेयर केस में किया जाता है। टीबीपी की ये होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिड, है ना। ट्राइगोनल बाइपिरामिड यानी कि इसमें लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 5 होता है। ओके, तो अपने पास ये हो गया ऑक्टाहेड्रल की व्याख्या वीबीटी के द्वारा। अब मैं ये बोल रही थी कि आपको अगर आपके पास वीबीटी कोई अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए वीबीटी से व्याख्या आपको एक्सप्लेन करना है कि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, स्पिन कैसा होगा, हाइब्रिडेशन कैसा होगा, और क्या इसमें आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो वो किस आधार पे होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे, है ना। तो वो सब इनके वीबीटी से व्याख्या की जाती है। लेकिन वीबीटी कई केसेस में कई कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिनमें व्याख्या नहीं कर पाती। जैसे कि अगर कोई संकुल आपका यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स आपका चतुष्फलकीय और वर्गाकार दोनों बना रहा है, तो वो क्यों बना रहा है, क्या कारण रीजन है उसका, है ना। और क्या दोनों पॉसिबल है स्ट्रक्चर, एक कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या दोनों पॉसिबल स्ट्रक्चर है या नहीं। तो इन सब की व्याख्या आपकी वीबीटी नहीं कर पाती है। ओके, जैसे अष्टफलकीय के लिए देखा जाए कि कोई कॉम्प्लेक्स आपकी मान लो विकृत अष्टफलकीय बना रहा हो या क्या बना रहा हो, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बना रहा हो, यानी कि आपके जो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है कि इनके जिसके अंदर कोई लोन पेयर नहीं पाया जाता, और साथ में ये बोल सकते हैं कि लिगेंड्स और मेटल के बीच में बॉन्ड लेंथ समान हो, उसे परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। जैसे आपके पास हो गया ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या है आपके लिगेंड्स की बॉन्ड लेंथ देखी जाए, इनकी बॉन्ड लेंथ देखी जाए, इनकी देखी जाए, वो सब सेम होनी चाहिए। जैसे कि मैंने मान लिया 1.2 एंगस्ट्रॉम है, मेटल टू लिगेंड की आपके पास बॉन्ड लेंथ आपके 1.2 एंगस्ट्रॉम है, तो इसकी भी 1.2 ही होनी चाहिए, और इसकी भी आपकी 1.2, इसकी भी 1.2 होनी चाहिए, इसकी भी 1.2 और इसकी भी 1.2 ही होनी चाहिए। इसे बोलते हैं परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल टेट्रा, है ना, ऑक्टाहेड्रल। ओके, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और अगर बात की जाए कि इसके अंदर अगर आपके पास डिस्टोर्ट आ जाए, यानी कि विकृत ऑक्टाहेड्रल किसे कहते हैं, डिस्टोर्शन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, जिनके अंदर या तो ये हो सकता है कि दोनों बॉन्ड लंबे हो, है ना, ये बॉन्ड क्या हो जाए, लंबे हो जाए, और या ये हो सकता है कि ये बॉन्ड लंबे हो जाए आपके, और या हो सकता है कि ये बॉन्ड लंबे हो जाए, यानी कि 2 बॉन्ड आपकी, या ये पॉसिबिलिटीज है कि ये छोटा हो जाए, ये लंबा हो जाए, है ना, तो कोई भी हो सकता है। तो या तो बॉन्ड क्या होता है, लंबे हो जाए या छोटे हो जाए, इनमें से क्या होगा आपके जिनमें बॉन्ड लेंथ डिफरेंट पाई जाती है उसे डिस्टॉर्ट ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, या कह सकते हैं विकृत ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। तो ये तो मान लो छोटे हुए पॉसिबिलिटी, या ये हो सकता है कि आपके क्या हो, ये छोटे हो और ये चारों बड़े हो, है ना। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज पाई जाती है इनके अंदर। तो ये हो गया आपका डिस्टॉर्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये पॉसिबिलिटीज क्या होती है, 2 प्रकार की पाई जाती है। हर एक कॉम्प्लेक्स की नहीं कर सकते, जिनके अंदर ये पाई जाती है मोस्टली, है ना, आपके परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बहुत कम मिलेंगे, आपके जो मिलेंगे वो यही मिलने वाले हैं। तो ये व्याख्या आपके क्या है, वीबीटी नहीं कर पाती कि ऐसा क्यों होता है, क्यों बॉन्ड इतने लंबे हो जाते हैं, क्यों छोटे होते हैं, और साथ में ये भी व्याख्या नहीं कर पाती कि इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए अपने को, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपन डिफाइन नहीं कर सकते हैं वीबीटी के अकॉर्डिंग। ओके, कि वीबीटी नहीं बता पाती है कि इसके अंदर आपके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर। जब मैं किसी कॉम्प्लेक्स की व्याख्या करूंगी तब पता चलेगा कि आपको क्यों इतने होते हैं, क्यों नहीं होते हैं। ओके, तो ये सब व्याख्या आपकी वीबीटी नहीं कर पाती है। साथ में अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बताती हूँ। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स यानी कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो किसी भी कॉम्प्लेक्स का, उसमें अब ज्यामिति किस तरीके से बनेगी, क्योंकि 2 प्रकार के जब अपन पढ़ते हैं कि sp3 किसी के अंदर समरण पाया जाता है, तो उसके अंदर 2 प्रकार की ज्यामिति पॉसिबल है। एक होती है वर्गाकार समतलीय, और दूसरी होती है आपके चतुष्फलकीय। क्या ये दोनों किसी
कॉम्प्लेक्स में पॉसिबल है, अगर है तो क्यों है ये नहीं बता पाती, और या कब कौन सी कॉम्प्लेक्स बनेगा ये भी नहीं बता पाती, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है, अब आपके लिगेंड्स की प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रही है कि लिगेंड का नेचर किस तरीके का है। अगर लिगेंड दुर्बल है या अगर आपके लिगेंड वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा, वो सब है ना अपने को देखना पड़ता है इसके अंदर। जब ये इन दोनों कॉम्प्लेक्स के अपने स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपके वर्गाकार तो क्या होते हैं, मेटल, ओके, ये प्लेन में हो गया आपके। और आपके चतुष्फल के अंदर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स किस तरीके का बनेगा, आपके इस तरीके का बनेगा, ओके। तो ये हो गया आपके चतुष्फल की, ओके। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी, कोई लिगेंड दोनों बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये सब आपकी व्याख्या कौन नहीं कर पाता है, वीबीटी नहीं कर पाती है। साथ में देखो नाम से हो गया केवल ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फोकस करती है, यानी कि ये केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही कंसीडर करती है कि इन्हीं का पार्टिसिपेट होगा कोई भी कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति बनाने में, क्या और कलर के अंदर भी देख सकते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि आपके जो और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन अपन दो तरीके से अपन डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स विन्यास का। एक तो इनर सेल इलेक्ट्रॉन और होते हैं एक आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। क्या दोनों काम में आते हैं या नहीं आते ये व्याख्या नहीं कर पाती, केवल ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कंसीडर करती फोकस करती है, ये व्याख्या नहीं कर, है ना, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर फोकस करती है। एक तरीके से कमी हो गई इसकी। नेक्स्ट कमी है कि ये किसी भी संकुल को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि इसमें कलर कैसा आएगा, क्योंकि कलर किससे आता है आपके, जब आप डी ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ रहे हो तो उनमें मोस्टली कलर होता है डी ट्रांजिशन की वजह से, कभी कभी लिगेंड टू मेटल ट्रांजिशन या मेटल टू लिगेंड ट्रांजिशन की वजह से भी होता है। तो ये सब आपके क्या वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो ये हो गए मोस्टली इसकी कमियां। और सबसे बड़ी इसकी कमी यही थी कि ये केवल आपके क्या कर पाती है, आपके किसी भी कॉम्प्लेक्स का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात नहीं कर पाती है। अपन ने आज तक ज्ञात किया है कि n बराबर जो भी वैल्यू होगी उससे अपन ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन मान लो किसी कॉम्प्लेक्स में आपको n की वैल्यू पता है ना हो, तो अपन नहीं कर सकते कि उसके अंदर आपके चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। तो अपना चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है आपके n+2। n क्या हो गया आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ओके। तो इन सब की अगर आपको नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसी कॉम्प्लेक्स में नहीं पता है तो आप चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात नहीं कर सकते। बोर मैग्नेट्रॉन इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेट्रॉन, है ना। तो ये अपन कह सकते हैं वीबीटी की अपन ने कमियां देख ली है। ये जो जिसकी जितनी अच्छाइयाँ होती है ना वही उसकी कमियां बन जाती है कुल मिला के केमिस्ट्री के अंदर। अब बात आती है अपने पास कोई मैं कॉम्प्लेक्स लेती हूँ, कोई उस कॉम्प्लेक्स की व्याख्या करते हैं। आपके पास मान लो MnCO5। अब आपको देखो इस कॉम्प्लेक्स को देखकर एक तो ये पता होना चाहिए कि ये कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको क्या क्या याद करना है। अगर वीबीटी के द्वारा इस कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करना हो तो आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, बस थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का नाम याद होना चाहिए। कि आगे बताऊंगी जब CFT पढ़ेंगे तो डी ब्लॉक के नाम भी याद करना बताऊंगी किस तरीके से आप याद कर सकते हो। और या नहीं बताया आपको ना, शायद बताया है या पता नहीं बताया, लेकिन है ना डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद करने के ट्रिक्स भी बताऊंगी किस तरीके से आप डी ब्लॉक के नाम रख सकते हो, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाला। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके मोस्टली जो यूनिट्स है वो कोऑर्डिनेशन की बेस पर ही है, कोऑर्डिनेशन आएगी तभी ये आएगी। अगर आप है ना बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ोगे तब भी आपको थोड़ा बहुत तो काम में आएगा, क्योंकि बायो इनऑर्गेनिक में भी अपन क्या देखने वाले, हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर देखेंगे, क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर देखेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन देखेंगे यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण देखेंगे। तो उसके अंदर भी आपके क्या होता है, जो मेटल होता है वो तो डी ब्लॉक से ही लाई करता है ना, तो वो सब देखेंगे। तो इससे पहले आपको क्या होना चाहिए कि पहले तो आपको मेटल्स की प्रॉपर्टी का अंदर ज्ञात होना चाहिए कि आपके जो मेटल दिया गया है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा फर्स्ट। हम सेकेंड आपको ये होना चाहिए कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, यानी कि उसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी आनी चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी आपको ये होनी चाहिए 5। थर्ड ये होना चाहिए कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स दिया गया उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, वो कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए कि इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास जो लिगेंड दिया गया है, क्या वो लिगेंड आपके स्ट्रॉन्ग है या वीक लिगेंड है ना, वो पता होना चाहिए। क्योंकि वीबीटी तो ये नहीं बताती है कि आपके पास जो लिगेंड दिया गया है वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा,
ये कभी नहीं बताई वो, क्योंकि इससे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लेकिन CFT के द्वारा यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के द्वारा अपन ये ज्ञात कर सकते हैं कि आपके पास जो दिया गया कॉम्प्लेक्स है क्या वो स्ट्रोंग है या वो वीक है, वो अपन उस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। वो आगे जब CFT पढ़ेंगे तब करेंगे, लेकिन आपको केवल अभी VPT का नॉलेज दे रहे हैं ना। तो VPT के अंदर ये 5-6 बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो कोई बात नहीं। ओके, तो अपन पास मैग्नीज है, पहले इसका देखेंगे अपने को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 3D सीरीज का है, 3D 4s का है, 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं पाइकोस के अंदर। तो कितने हो गए आपके पास, 2 इसमें कर दो तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपकी। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है मैग्नीज की तो अपन किस तरीके से निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं तो मुझको Mn का निकालना है, यानी मुझको क्या आपको भी निकालना होगा, है ना। तो अक्स अपन इसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, है ना। जब किसी की अपन गणना करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो उसको अक्स से रिप्रेजेंट, प्लस आपके पास जो दी गई स्पीसीज उसके पास जो अटैच स्पीसीज है उसका देखते हैं कि उसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, हो रहा है नहीं हो रहा। तो आपको जब कार्बोनिल का पता है कि आपकी उदासीन लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है तो अपने पास क्या होता है, उदासीन लिगेंड होगा कि लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जब जब अपन उदासीन स्पीसीज की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं उनको अपन क्या करते हैं, 0 मानते हैं। तो 5 0 आपके पास बराबर में कुछ नहीं है, 0 ही है। तो ये x इंटू कर लो 100 तो 0 आएगा, तो x बराबर 0। तो आपके पास जो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होती है, 0 आती है। तो अब अपने को पता है कि Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो इसमें से आपको इलेक्ट्रॉन कम नहीं करने हैं। हो गया ये काम करने के बाद में अब आपको क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। तो अपने पास आपको पता है 3D सीरीज का है, तो पहले 3D सीरीज बनाते हैं, फिर 4s का आता है, फिर क्या आता है 4p होती है, 3D 4s 4p ये होता है। अब इन्हें में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, आपको पता है D में कितने 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन कर दिए, है ना 5, और S में कितने हैं 2 है। अब यहाँ से क्या होगा, ये क्या आपके ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में आएंगे। अब एक्साइटेड स्टेट में किसकी वजह से आ रहे हैं, कार्बोनिल समूह की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि आपको कार्बोनिल समूह भी ऐड करना है। तो एक्साइटेड स्टेट में आने पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 ये 7 इलेक्ट्रॉन आ गए और S खाली हो गया अपना। पेयरिंग स्टार्ट हो गई, यानी कि अपन ने पेयरिंग करवा दी। इनकी पेयरिंग करवाने के बाद में अब क्या करना है, आपको कार्बोनिल ऐड करना है। तो कार्बोनिल एक तो आपकी कार्बोनिल यानी कि जो SD था ब्लॉक उसके अंदर एक ऑर्बिटल खाली है। देखो आपके एक इलेक्ट्रॉन उसे रहने दो, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स का फीलिंग। देखो एक बात इंटरेस्टिंग ये है कि जब अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉन फील करते हैं तो जो अपने पास खाली ऑर्बिटल होता है उनमें किया जाता है, और जब अपन कॉम्प्लेक्स है जो यानी कि अपन कह सकते हैं कोवेलेंट कॉम्प्लेक्स यानी कि आपके पास जैसे PCl5 हो गया, CH4 हो गया, उनमें किस तरीके से, जैसे CH4 का एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। कार्बन में कितने हैं 4 P के अंदर और एक S में हो गया आपको। ओके 1s2 2s2 2p, ओके तो ये आपके S में हो गए। आगे आएगा S, तो CH4 का देखो आपके इसमें एक तो आपके हो गया S में और 3 P में हो गए। तो तीनों को अपन ने क्या किया इसमें इस तरीके से। अब अपने को जैसे अभी हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स को हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, यानी कि हाइड्रोजन से, तो क्या होता है अपन हाइड्रोजन को इस तरीके से ही करते हैं, ये अपना हाइड्रोजन है। लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये याद रखना, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इन दोनों में तो क्या होता है बॉन्ड जो बनता है आपके बॉन्ड वो इलेक्ट्रॉन साझा करके बनता है, यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन आपके कार्बन का आएगा, तभी आपके कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखते हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उसके अंदर लिगेंड का कोई रोल नहीं, मेटल का कोई रोल नहीं रहता, क्योंकि वो अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स को प्रोवाइड करवाता है। और जो लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर आपके पास लिगेंड के पास न्यूट्रल लिगेंड है उसमें लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, वो 2 लोन पेयर अपने क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। डोनेट करके जो बॉन्ड बनेगा वो लिगेंड का ही होगा कंट्रीब्यूट, यानी कि लिगेंड्स के द्वारा ही बॉन्ड बनाया जाता है। तो
ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है इसमें, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जगह अब आपके पास CO के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों आ गए, क्योंकि अपने को पता है कि एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो अपने क्या किया, CO के 5 CO है तो 5 CO को चिपका दिया यहाँ, है ना, लगा दिया, है ना। तो अब अपने को इससे अब तो अपने को पता था कि आपके पास जो कार्बोनिल समूह है उसकी वजह से पेयरिंग हुई है। देखो आपके या ये हो सकता है कि अनपेयर्ड भी रह सकते थे, लेकिन कार्बोनिल समूह क्या है, स्ट्रॉन्ग आता है लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से पेयरिंग होती है। देखो ये अपने को पता है, लेकिन जब ये आई नहीं थी ये बातें, तब केवल ये VBT के द्वारा बताया नहीं जाता था कि इसके द्वारा ये होता है। जब CFT आई तो उससे हेल्प ली गई है VBT के अंदर थोड़ी बहुत कि इससे ये हो सकता है, लेकिन वहाँ ये होता था कि बताना पड़ता था कि इनमें पेयरिंग होगी या नहीं होगी। तो अपने पास ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। अब अपन इससे हाइब्रिडेशन निकालते हैं, जितने कंट्रीब्यूट हो रहे हैं लिगेंड से, है ना, तो वो आपके हाइब्रिडेशन का D एक का हो गया, D लिख दिया, S है तो S में P के तीनों ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, तो ये हो गया P, तो ये 3 तीनों हो रहे हैं तो P3 हो गया। DsP3 इसका संकरण होता है, DsP3 संकरण किसका पाया जाता है, आपके TBP का, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, है ना। ट्राइगोनल बाइपिरामिड स्ट्रक्चर किस तरीके से बने, अब आपको स्ट्रक्चर आनी चाहिए कि स्ट्रक्चर किस आधार पर याद की जाती है। TBP की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ओके, इस तरीके से होती है। ट्राइगोनल, येलो ट्राइगोनल, बाइपिरामिड, दोनों आ गए बाइपिरामिड के अंदर, ओके। ये स्ट्रक्चर आपके देखो दो स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हुई है, एक हो गई आपके त्रिकोणीय समतलीय, दूसरी होगी लीनियर स्ट्रक्चर। दोनों स्ट्रक्चर से अगर दोनों को मर्ज कर दिया जाए, अगर आपके पास एक लीनियर स्ट्रक्चर है एक ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है, अब इन दोनों स्ट्रक्चर को उठा के यहाँ मर्ज कर दूं तो क्या हो जाएगा, आपके TBP स्ट्रक्चर बन जाएगी, हो गया। स्ट्रक्चर का हो गया, संकरण का हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग हो गई। अब क्या देखना है अपने को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। आपको पता है कि जब आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, किसी में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो वो क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। तो अगर इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लेते हैं तो अनुचुंबकीय हो गया। और अगर अपने को चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना हो, यानी कि उसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना हो, तो अपने को फॉर्मूला लगाना होगा n+2। अगर n की वैल्यू अपने को पता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो n की वैल्यू हो गई 1, 1+2। इसे आप याद कर लेना, जो भी आए आपके वो आगे बोर मैग्नेटॉन के अंदर, ओके। तो ये हो गया VBT के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना। देखो जो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स थे उनकी तो व्याख्या कर सकते थे, लेकिन अगर आपके पास जो हाई फाई कॉम्प्लेक्स आ जाए, यानी थोड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स आ जाए, तब उनकी व्याख्या नहीं कर सकते, ओके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, VBT की अपने कमियां जान ली। अब नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे CFT। देखो CFT जानेंगे, लेकिन CFT में आप थोड़ा सा एक काम करना, D ब्लॉक के को यानी कि D ऑर्बिटल्स किस प्रकार की साइज क्या होती है, शेप क्या होती है, वो आप देख लेना। जैसे P ब्लॉक का देखते हैं अपन, P ब्लॉक का क्या बताते हैं, डबलाकार होती है, S ब्लॉक गोलाकार होती है, और D कैसी होती है, डबल डबलाकार होती है। लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें ये देखना होगा कि इसके अंदर आपके पास कैसे हो। जैसे P का बता देती हूँ मैं, PS, PY, PZ 3 प्रकार के ऑर्बिटल होंगे, तो उसी प्रकार D ब्लॉक में भी आप देख लेना, ओके। तो ये आज के लिए काफ़ी है, ओके।